जी, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास आज हम हमारे द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं. इससे पहले अगर किसी ने भी पूरा सिलेबस जो हम 9th-10th का लगभग ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक दो चैप्टर्स रहते हैं बस, वो भी बस हो जाएंगे अभी. तो जिसने भी नहीं देखा है चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ. 9th और 10th की कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है. सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स अच्छे से करवाए गए हैं. एमसीक्यू असर्शन रीजन करवाए गए हैं. तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखो और शेयर करो. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट करा करो भाई. और सब्सक्राइब एंड शेयर के लिए कहना नहीं पड़ना चाहिए, एक बार स्टार्टिंग में कहती हूँ उससे कर दिया करो बस, फिर तो हमें पढ़ना ही होता है पूरे लेक्चर में. चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं. बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी. हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिसिटी. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैम इलेक्ट्रिसिटी है क्या? घरों में सुनते तो है बिजली आ गई बिजली गई, आज तो इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, आज तो लाइट का कट लग गया. सुनते हैं? कमेंट करेंगे सब. गर्मियों में किस किस ने परेशानी उठाई है जब लाइट चली जाती है, किसके घर कितना बड़ा कट आया. कई बार तो 5-7 घंटे लाइट ही नहीं आती. स्कूल में भी क्लास में जब पंखे बंद हो जाते हैं, हमारे मैनुअल पंखे निकल जाते हैं. ठीक है, तो कमेंट करके बताया करो भाई क्या चल रहा है. चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या एनर्जी की एक फॉर्म ही है. जैसे पिछले साल 9th में हमने पढ़ा था साउंड एनर्जी, पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी. वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक एनर्जी ही है जो हमारे घरों में यूज करी जाती है. अब कई बार जो एनर्जी होती है वो स्टैटिक फॉर्म में होती है, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें चार्जेस मूव ज्यादा नहीं करते. जैसे बचपन में हम वो करते थे ना, कोई कॉम लेते थे या प्लास्टिक का कोई स्केल वगैरह लेते थे, उसको अपने बालों में रब करते थे और फिर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स टुकड़े से करके रख लेते थे उसके कागज के, और फिर देखते थे कागज को वो अट्रैक्ट कर रहा है. हम कहते थे जादू हो गया. जिसने नहीं करा आज ही कर ले. 6th-7th में बच्चे बहुत करते हैं, 9th-10th में तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नहीं करते हैं. स्केल लेना, स्केल से रब करना है, कोई भी प्लास्टिक की चीज रब करके बालों में तेल ना लगाओ, रब करके जब आप छोटे छोटे टुकड़ों को देखोगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि कॉम क्या है, चार्ज हो चुका है और वो टाइनी पीस ऑफ पेपर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. मतलब ये चार्जेस की बात हो गई रबिंग पर. अब चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, हमारे घरों तक आ रहे हैं, उसको फिर हम यूज कर रहे हैं. तो चार्जेस क्या है, मोशन में है, जो कि घरों में हम यूज कर रहे हैं. तो हमारा जो भी टॉपिक होने वाला है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी होने वाला है. हम बार बार चार्जेस को मूव कराएंगे. चलिए भाई, सबसे पहली बात, चार्ज होता क्या है. चार्ज बच्चा एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, बेसिक ही होती है चार्ज. तो सबसे दैट कोज, जिसकी वजह से उस पर फोर्स लगता है. अगर कोई बॉडी चार्ज ना हो तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी. +1-2 में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि चार्ज और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर कितना लगता है. तो वो आगे की बात, अभी बेसिक बात चल रही है. वो जब भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या है, चार्ज होगा, चार्ज की अपनी एक फील्ड होगी, अपना दायरा होगा. मैग्नेटिक फील्ड तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लेंगे. तो उस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. ये डेफिनेशन +1-2 में दोबारा से आएगी. अभी ना याद रहे तो आप इतना याद रख सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है जो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. उसके बाद बचपन से पढ़ते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं. माने ये बात तो हमें पता है, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं. चलिए जी, ऐसा यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई. ऐसा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं. कुलम. कुलम इज द ऐसा यूनिट, रिप्रेजेंट सी से करते हैं और सिंबल चार्ज का क्यू है. भाई बच्चे सिंबल और यूनिट भूल जाते हैं. इस चैप्टर में सारे सिंबल्स एंड यूनिट्स उनके लिए नई होती है, पहले से उनको आती नहीं होती है. 10th क्लास में ही ये चैप्टर सबसे पहले इतना यूनिट्स और न्यूमेरिकल बेसिस पे आता है. तो ये चैप्टर को इसीलिए मैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहती हूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सारे जो नोटेशन आएंगे वो तुम्हारे लिए नए आएंगे. तो सीखते जाना. पहली बात, चार्ज की यूनिट कुलम, चार्ज की यूनिट कुलम, चार्ज की यूनिट कुलम. और उसको लिखते कैसे हैं, क्यू से. क्यू इक्वल्स टू दिस कुलम, क्यू इज इक्वल्स टू दिस कुलम. जैसे मास इक्वल्स टू 2 kg, 3 kg, 4 kg. kg क्या है उसकी ऐसा यूनिट. तो चार्ज को कैसे लिखेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 कुलम. ऐसे क्यू उसकी रिप्रेजेंटेशन है और कुलम उसकी यूनिट है जो पीछे लगती है. आगे चलते हैं भाई. कहता है डिफाइन यूनिट ऑफ चार्ज. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. और 1 कुलम को भी डिफाइन करिए.
आप ये वाली डेफिनेशन कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में ये भी गिवन है, बट ये दोनों बातें आप +1 2 में दोबारा से भी करोगे। प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली 1 कूलम क्या है, चार्ज की वो प्रॉपर्टी है विच एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इक्वल चार्ज 1 मीटर। अगर एक चार्ज और दूसरा चार्ज इक्वल है और वो 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो उस पर वो 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लगाता है। ये कहाँ से आई वैल्यूज, ये आपको +1 में बता दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर वाली डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो आप नीचे वाली याद कर सकते हैं, बड़ी आसान है। कहता है 1 कूलम क्या है, फ्लो करता है। 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जो फ्लो करता है 1 सेकंड में, और जब वो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो 1 एम्पियर करंट बनता है। ये डेफिनेशन दोबारा से भी आएगी जब मैं 1 एम्पियर करवाऊंगी आपको। फिर चलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 और पीछे यूनिट क्या चार्ज की, कूलम चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। भाई जो कराया जा रहा है लर्न करते जाओ। फिर से चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, उसकी नोटेशन क्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, और ये प्रीवियस ईयर में खूब पूछा जाने वाला सवाल है। एमसीक्यू में ये पूछा जा चुका है, 2 नंबर में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये खूब पूछा जाने वाला सवाल है कि बताइए 1 कूलम चार्ज में, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। कितना 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वास्तव में कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है पता करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो हमें पता है। हमें पता है, अभी पढ़ के आए हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। 1 कूलम पर 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो 1 कूलम निकालना है, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 इसको नीचे ले आओ 1.6 × 10⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जो कि आपको याद ही रख लेना है क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा गया है। 6.25 पूरा याद रखेंगे, 6.25। एक बार तो ऐसा भी आ गया था 6 × 10⁻18 ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन 6.25 × 10⁻18। तो मेरे बच्चों ने डायरेक्ट ये टिक करा था, बाकी बच्चों ने जिन्होंने 6 अप्रोक्सीमेट याद कर लिया था वो कंफ्यूज हो गए थे। तो पूरा याद रखेंगे 6.25 × 10⁻18। 10⁻18 का मतलब समझते हो, 1 के पीछे 18 जीरो, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ 1 कूलम चार्ज में। यानी कि 1 कूलम चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं है, बड़ा चार्ज है, समझ गए। उसमें 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कूलम इज अ बिगर यूनिट जिसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के सिर्फ 1 कूलम चार्ज में। तो ये आपको निकालना भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। आगे चलते हैं करंट पे। अब तक हमने चार्ज की बात कर ली, अब करंट की करेंगे, फिर वोल्टेज की करेंगे, फिर लेक्चर को खत्म कर देंगे। आज के लेक्चर में बेसिक समझेंगे, कल के लेक्चर में ओम्स लॉ करेंगे। तो अब करंट क्या होता है, पहली बात तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आया करंट, आई करंट गया, करंट आई, तो आई से, करंट को आई से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मैंने आपको पहले ही बताया करंट क्या होता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं। चार्जेस पढ़ा है अभी, तो वही चार्ज जब फ्लो करेंगे, चलेंगे, तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। 1 सेकंड में कितना चार्ज निकला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का चलना, चार्ज का चलना, चार्ज का चलना। चार्ज की अभी बताया था क्या होता है, क्यू। चार्ज क्या होता है, क्यू, और करंट क्या होता है, आई। और उसको चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला है, तो जिसको मैं फॉर्मूला लिख के डब्बे में बंद कर दूं, मतलब वो समरी शीट में लिखना है। एक फॉर्मूले का अलग से पेज बना लो भाई, जो बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है, एक फॉर्मूले का अलग से पेज बना लो लास्ट में या फर्स्ट में ऑफ दिस चैप्टर, ताकि तुम्हें सारे फॉर्मूले 15-20 जितने भी फॉर्मूले एक पेज पे आ जाए, ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले याद करने में दिक्कत ना हो। तो पहला फॉर्मूला लिखो, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी। कितना चार्ज आया कितने टाइम में, वही बताता है कितना करंट है। अब चलते हैं करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। इस चैप्टर में सारे नोटेशंस नहीं है, सारी यूनिट्स नहीं है, तो अच्छे से लिखते जाओ, नोट्स बनाने पड़ेंगे। इस चैप्टर के जिसने नोट्स नहीं बनाए वो गायब।
चलिए जी, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, और आई की यूनिट एम्पियर। उसके बाद वही सेम, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर। पता होगा एम्पियर होती है तभी तो डिफाइन करोगे। तो डिफाइन 1 एम्पियर क्या लो या डिफाइन, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस बीच में कराते जा रहे हैं भाई। तो 1 एम्पियर इज द करंट, मैंने बताया हुआ है 1 वाला जो भी क्वेश्चन आए उसको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। जब 1 कूलम चार्ज और 1 सेकेंड में चले तब इलेक्ट्रिसिटी 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर वो करंट है जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास ऑन हो। 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, तो 1 एम्पियर। बोल बोल के लर्न करो। कूलम यूनिट किसकी है? चार्ज की। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और एम्पियर यहाँ पे करंट की यूनिट है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे। I इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, तो यहाँ पर चार्ज निकालना है तो Q क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई में टी। I कितना है भाई? 0.5 एम्पियर। Q निकालना, टाइम ऑलवेज इन सेकेंड, यहाँ पे 10 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई 60 मतलब यहाँ पे 600 आएगा। पॉइंट हटाओ, 0 नीचे आया, 0 से 0 घट गई, 6 5 30 और 1 0 पीछे। यूनिट क्या आएगी? कूलम। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे क्वेश्चंस, आपको बस यूनिट्स का ध्यान रखना है। दोबारा से, चार्ज की यूनिट कूलम, एम्पियर किसकी यूनिट? करंट की, आई, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, सबको पता है। आगे चलें भाई, कन्वर्जन। अच्छा, कई बार ऐसा यूनिट में नहीं गिवन होगा आपको, कोई छोटी यूनिट में गिवन होगा तो कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अगर आपको MA दे रखा हो, इसका होता है मिली एम्पियर, तो मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट तो एम्पियर है। तो आप उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करोगे। माइक्रो आ जाए, ये यू का मतलब माइक्रो होता है, एम का मतलब मिली होता है। मिली का मतलब 10⁻³ होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है। अब तुम्हें पता होना चाहिए डिवाइस, करंट किससे मेजर करते हैं? किसी भी सर्किट में करंट को मापने के लिए एम मीटर होता है। एम्पियर उसकी यूनिट है, और एम मीटर, एक मीटर लगाएंगे एम्पियर को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए। तो ये आपसे 1 वर्ड में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, नेम द डिवाइस जिससे करंट मापते हैं, एम मीटर। अच्छा, इस डिवाइस को हमेशा सर्किट में कैसे लगाते हैं? 2 चीजें होती है, या तो सर्किट के आप सीरीज में ही लगा दो, सीरीज मतलब चलता जा रहा है सीरीज। पैरेलल होता है ये होता है पैरेलल, और ये होता है सीरीज। ठीक है, तो अगर आप सीरीज में लगाओगे तो ही उसमें करंट मापा जाएगा, पैरेलल में वो डिवाइस काम नहीं करता है। तो ये भी एमसीक्यू का सवाल आपसे पूछा जाएगा, डिवाइस का नाम बताओ और उसको कैसे लगाते हैं। तो याद रखना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो भी लो होनी चाहिए। ऐसा क्यों? आपको आगे आने वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको रेजिस्टेंस भी नहीं पता है। रेजिस्टेंस पता करने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो इसके बाद आएगी, उसमें रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से आता है। ठीक है, तो बस अभी के लिए समझ लो, दोबारा वहां पे बता दूंगी। एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। ऐसे मान लो करंट के रास्ते की रुकावट, तो रुकावट कम होनी चाहिए, तभी तो करंट मापेंगे। करंट ही मापना है, और करंट को रोक देंगे तो मापेंगे किसे? तो कम रोकेंगे करंट को, लो रेजिस्टेंस करेंगे। और कई बारी जो आइडियल, मतलब वो कहते हैं ना, आइडियल बात करें, अगर हम बिल्कुल स्वर्ग वाली बात करें कि कुछ उसमें गलती नहीं है, तो 0 ही ले लेते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस हम कितनी ले लेते हैं? 0 ही ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ एमीटर को सौरा आने वाला करंट मापना है। तो एमीटर करंट मापता है, इसलिए करंट को हम रोकते नहीं है, रुकावट नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा कम रुकावट, लो रेजिस्टेंस करते हैं, और जनरली 0 ही ले लेते हैं। उसके बाद अगला चलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? मैम आप कब से लगी जा रही हो सर्किट के सीरीज में, सर्किट के पैरेलल में। तो सर्किट होता क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जैसे स्विच है, हम बंद करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं। तो जब हम बटन को ऑन करते हैं तब सर्किट क्लोज हो जाता है, तो हमारी लाइट जल जाती है। ठीक है, तो क्लोज और कॉन्टिन्यूअस बात, बीच में कोई भी तार कटी नहीं होनी चाहिए, स्विच बंद नहीं होना चाहिए, स्विच हमारे पास चला होना चाहिए, बटन ऑन होनी चाहिए। स्विच ऑन और ऑफ ही करंट को डिसाइड करता है। अगर ऑफ कर देंगे तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा,
तो बल्ब जगेगा ही नहीं, फैन चलेगा ही नहीं, कूलर चलेगा ही नहीं, एसी चलेगा ही नहीं। जब बटन ऑन करेंगे तभी चलेगा। कई बार होता है ना, फोन चार्ज लगा के छोड़ देते हैं, बटन ऑन नहीं करते। किस किस के साथ हुआ है ऐसा कभी कि चार्जिंग लगा दिया फोन, बटन ऑन नहीं करी? बताओ जरा। अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्लोज होना चाहिए पूरा नेटवर्क, बीच में स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, जिसमें से करंट बहता है। अब हमें कॉन्टिन्यूअस करंट कब मिलेगा? सोचने वाली बात है। सिर्फ बटन से पंखा नहीं चलता है, घर में वोल्टेज डिफरेंस भी होता है, ठीक है। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो के लिए बैटरी और सेल भी लगे होने चाहिए, ठीक है। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चलती है। अब चार्जेस जो मूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उनकी डायरेक्शन क्या है? तो आपको याद रखनी है, करंट हमेशा अच्छा, बैटरी किस किस को बनानी नहीं आती, सीख लो। बैटरी में एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक छोटा टर्मिनल होता है, फिर एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक छोटा टर्मिनल होता है। अच्छा, एक बड़े टर्मिनल और एक छोटे टर्मिनल को सेल कहते हैं, और दो सेल को कनेक्ट कर दें तो वो बैटरी बन जाती है। दो या दो से ज्यादा, इतना बेसिक कोई नहीं बताता मेरे बच्चे मेरे अलावा, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक शेयर करा करो, तुम्हारे लिए मेहनत चल रही है। तो एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, जितने सेल की बैटरी बनानी है आप बना सकते हो। पॉजिटिव का मतलब, बड़े का मतलब पॉजिटिव, छोटे का मतलब नेगेटिव। एक सेल का मतलब है बड़ा डंडा छोटा डंडा, फिर बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, और ऐसे वो पूरी बैटरी बन जाएगी 3 सेल की, 4 सेल की। कई बार आपको 10th क्लास के प्रीवियस ईयर में बोला है 3 सेल की बैटरी कनेक्ट करो जिसके एक सेल की वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो 2 2 2 6 वोल्ट की बैटरी बनानी होती है। वहां पे पेपर में तुम्हें और बच्चों को आती नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिक काम मत करो, गलत। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का एरो बनाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बनाते हैं। हमेशा ऑलवेज करंट की डायरेक्शन दिखानी है सर्किट में, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कराओगे तो कोई भी बल्ब लाइट जगेगा नहीं। यहाँ पर देखो हमारे पास स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, ये डॉट करेंगे ना तब कनेक्ट होएगा सारा। तो यहाँ पर क्या बल्ब नहीं जगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, क्लोज का मतलब होता है ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। यहाँ पे देखो ये बंद कर दिया ना, अब कोई गैप नहीं रहा, ये डॉट का मतलब अब कोई गैप नहीं बचा। यहाँ पे तो गैप था तो ये बल्ब नहीं जगा और यहाँ पर बल्ब जगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस सर्किट होना चाहिए, सेल और बैटरी होनी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव बनानी है करंट की डायरेक्शन। नहीं समझ में आ रहा कुछ तो नीचे कमेंट करेंगे। इस चैप्टर में सब कुछ नया है। मैंने आपको सेल बनाना सिखा दिया, एक लंबा डंडा एक छोटा डंडा, बैटरी बनानी सिखा दी, बैटरी आएगी तभी तो करंट फ्लो होगा। इस बात को हम अभी पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ेंगे आगे। अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, क्लोज जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस जा रहा है तो बल्ब जगेगा, सर्किट क्लोज है। उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं भाई। सेल का सिंबल मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक लंबा डंडा एक छोटा डंडा, इसको सेल कहते हैं। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल। प्लग ओपन मतलब क्या है? हमने स्विच बंद कर रखा है, देखो गैप है बीच में तो बंद है, ठीक है, इसका मतलब ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये बंद है, ये ऑन है, ये जॉइंट को दिखाते हैं, ये क्रॉसिंग वायर को दिखाते हैं। ये सिंबल सारे ध्यान रखने। अब ये देखो बल्ब का सिंबल ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल है, बार बार यूज करेंगे। रेजिस्टेंस, मैम रेजिस्टेंस तो बता दो, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे भाई, सीक्वेंस में चलेंगे। तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसे एरो एरो वाला, ठीक है। उसके बाद इस एरो एरो के ऊपर ऐसे डंडा लगा दूं तो ये बन जाता है रियोस्टैट। वो क्या होता है मैम? वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बार बार सर्किट में अगर बदलनी हो, हमें कम करनी हो ज्यादा करनी हो तो ऐसे लगा देंगे ये, ठीक है। एमीटर क्या होता है? ऐसे एक गोला बनाना है, ए लिखना है। वोल्टमीटर क्या है? गोला बनाना है, वी लिखना है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गोला बनाना है, जी लिखना है। प्लस नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल सबके बनाने हैं भाई, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये सारे सिंबल्स आपको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यही हम सर्किट में आगे बनाएंगे। अगर आपने भाई प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्योंकि आप तो देखो पॉज करके कर सकते हो तो करो, ठीक है। तो अब मैंने बोला एक सेल लगाया, सर्किट कैसे बनता है मैं बना के दिखा रही हूँ,
ठीक है, सर्किट कैसे बनता है मैं बना के दिखा। अच्छा करते हैं, सर्किट बनाने से पहले ना वोल्टमीटर पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा ये सर्किट क्या है। चलिए पहले वोल्टमीटर पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, हेडिंग डालियो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार सर्किट के लिए जगह छोड़ दो, अगर नोट्स बना रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, फिर वो सर्किट और भी अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक देखो, पहली डेफिनेशन हमने करी, चार्ज क्या होता है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सी उसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, दूसरा हमने करा करंट क्या होता है, आई उसका यूनिट, आई उसका सिंबल है और एम्पियर उसकी यूनिट है, एमीटर से उसको मापते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अब चलते हैं वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका नाम है, वोल्टेज इसको कहते हैं। डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी, करंट की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, क्यू बाय में टी, यहीं से दूसरा फॉर्मूला आएगा, इस चैप्टर का समरी शीट में लिख लेंगे। तो वर्क डन, काम कर रहे हैं हम किसी चार्ज को बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। मानो आपको मैं कह दूं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो किसी चार्ज Q का, ठीक है, तो उस पॉइंट तक लाने में जितना काम हुआ, किस चार्ज को लाने में, इस चार्ज को, तो काम अपॉन जिस चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जितना काम हुआ है उसी से उस चार्ज को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना काम हुआ है उसी को डिवाइड करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या गया, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बच्चा V से, वर्क डन की सिंबल होता है W, पढ़ चुके हैं, ऐसा यूनिट इसकी जूल होती थी, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब आगे चले हम, चार्ज क्यू होता है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्जेस प्लस हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले को बच्चे भूल जाते हैं एंड तक, जब चैप्टर का एंड पहुंचता है पहले दोनों फॉर्मूला को भूल जाते हैं, तीसरा फॉर्मूला याद रखते हैं ओनली, और फिर एंड में गड़बड़ आती है। जब मैं पावर कराऊंगी, जब मैं हीट कराऊंगी, यही फॉर्मूले दोबारा से यूज होंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी है। तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय में क्यू, तो सिंबल क्या हो गया V, ऐसा यूनिट क्या हो गई वोल्ट। फॉर्मूला भी याद रखना है, सिंबल भी याद रखना है, ऐसा यूनिट भी याद रखनी है और डेफिनेशन भी याद रखनी है। चलिए, कहता डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कौन बनाए रखती है, बैटरी। ये एमसीक्यू का फेवरेट सवाल है, प्रीवियस ईयर में खूब पूछा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाए रखता है सर्किट में, बैटरी। बैटरी का मतलब ये पोटेंशियल लगाया है। कहता है 1 वोल्ट का क्या मतलब है, वो डिफाइन 1 वोल्ट तो आना ही आना, डिफाइन 1 एम्पियर जब आया था तो ये 1 है। 1 को डिफाइन करने वाले क्वेश्चन 10th में खूब आते हैं भाई, 9th में भी आपको 1 न्यूटन डिफाइन करना सिखाया था, सब सिखाया था। ठीक है, तो 1 वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब 1 जूल। देखो मैंने तुम्हें कहा है 1 वाला कोई भी डिफाइन करना, फॉर्मूला लिख लो। अब ये फॉर्मूला याद करके आए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय में क्यू। जब 1 जूल काम हो 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। ये 1 को डिफाइन करना तो बड़ा आसान है, इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले में दोनों जगह 1 1 पुट कर दो। 1 जूल काम हो 1 कूलम को लाने में, 1 जूल काम हो 1 कूलम को लाने में। आगे चलते हैं भी, हाउ मच एनर्जी, 1 कूलम चार्ज, ईच कूलम का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज है, 6 वोल्ट की बैटरी है। फॉर्मूला लगा दो, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय में क्यू। तो हमारे पास V दे रखा है 6, W बाय में क्यू फॉर्मूला है। एनर्जी निकालनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का। ठीक है, वैसे चैप्टर नंबर शायद हमारा 10-11 था, उसमें 10 चैप्टर था हमारा, वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 में। एनसीईआरटी का 10 चैप्टर, एस चांद का 4th चैप्टर वर्क एनर्जी, उसमें हमने पढ़ा था वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वर्क डन निकालना हो चाहे एनर्जी निकालना हो, एक ही बात होती है, ये निकालना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। V कितना दे रखा है 6, Q कितना दे रखा है 1, तो आंसर कितना आ गया जूल में, क्योंकि वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड,
चार्ज के एसआई यूनिट क्या होते हैं? कूलम। एक पेज पर सिर्फ एसआई यूनिट्स और उसके सिंबल लिख लो। चलिए जी आगे चलते हैं। कहता है 2 कूलम चार्ज है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय में क्यू। कहता है V 12 दे दिया, ये 2 दे दिया, मल्टीप्लाई करोगे 24 जूल आंसर आ जाएगा। आंसर निकल चुका है। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय में क्यू, डब्ल्यू निकालना है, V और Q को मल्टीप्लाई कर दो। कहता वर्क डन, निकल गया। आगे चलते हैं भाई। अब हम चलते हैं डिवाइस, जैसे वहां पे करा था एमीटर को कौन है? जो करंट को मेजर करता है। वैसे ही वोल्टेज को मेजर कौन करता है? कौन मापता है? वोल्ट मीटर। एम मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट, ये भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां पे भी मैंने पूछा था कैसे कनेक्ट करते हैं एमीटर को, तो आपने कहा था हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू में पूछा गया है। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। वोल्टमीटर को कैसे करते हैं? ऐसे पैरेलल में। ये कोई है तो इसके पैरेलल में करेंगे, यहाँ पर करेंगे पैरेलल में, ठीक है, ये होती है पैरेलल, ठीक है। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, हमने बताया था रेजिस्टेंस मतलब करंट की रुकावट। अब जब हमें वोल्टमीटर मापना है तो हम करंट क्यों मापेंगे? करंट को तो बंद कर देंगे बिल्कुल। अगर आपको क्लास में मैथ्स पढ़नी है तो आप बीच में साइंस के टीचर को थोड़ी आने दोगे, उनको नहीं आने दोगे, सिर्फ मैथ्स, ठीक है। तो वोल्टमीटर के लिए सिर्फ वोल्टमीटर वोल्टेज पास होनी चाहिए, करंट को हम नहीं पास कराना चाहते, बीच में टांग नहीं अड़वाना चाहते करंट की, तो हाई रुकावट करके बॉडीगार्ड्स हाई रुकावट रख के करंट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। हाई कितना हाई रख सकते हैं हम? आइडियल बात करें तो मैडम इन्फिनिटी का जोर लगा दो, मतलब फुल जोर लगा दो जितना है। तो वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। ये बेटे एमसीक्यू के सवाल हैं एक एक। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? वोल्टमीटर की आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं? वोल्टमीटर क्या मापता है? वोल्टमीटर किस यूनिट में मापता है? वोल्टमीटर कैसे लगता है? तो अब अगला स्लाइड में हम खत्म करने से पहले एक बारी वो सर्किट समझा देती हूँ। आ जाओ, अब सर्किट समझ में आ जाएगा। अब सर्किट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक बैटरी लगाई, एक स्विच लगाया, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है। एमीटर सीरीज में लगा दिया, सीरीज मतलब एक ही लाइन में, जो लाइन जाती जा रही है उसमें लगा दिया एमीटर, जो सीरीज में लगता है। फिर एक रेजिस्टर तो लगता है, रेजिस्टर मतलब कोई बल्ब, कुछ तो है रेजिस्टर, एक कोई कंडक्टर ही होता है, वो लगाया। और वोल्टमीटर इसके हमेशा पैरेलल में होता है। रेजिस्टर का सिंबल भी आपको पता है, वोल्टमीटर का सिंबल भी पता है, एमीटर का भी पता है, सेल बैटरी का भी पता है, स्विच का भी पता है। और सारा क्लोज्ड सर्किट है। अगर क्लोज सर्किट है तो एमीटर अपना करंट माप देगा और वोल्टमीटर अपनी वोल्टेज माप कर हमें दे देगा। खूब निकालेंगे इस चैप्टर में, करंट वोल्टेज सब निकालेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। तो अभी अच्छे से करते रहो धीरे धीरे, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने हमारा चार्ज पढ़ा, करंट पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए आराम आराम से चले थे। अगले लेक्चर में ओम्स लॉ शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग द वीडियोस, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।